नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न देखेंगे कि बाई मेनी अ हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शंस ऑफ अ लाइफ, इस नाम की जो आत्मकथा है वो किसने लिखी है? तो ये पुस्तक जो है ये जो है ऑटोबायोग्राफी है पूर्व उपराष्ट्रपति रहे हामिद अंसारी जी की। ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो ये है हमारा चेन्नई में। इसकी स्थापना हुई थी 1998 में। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो है उसके अंतर्गत एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है ये। अगला देखेंगे जानवरों में वसा का भंडार किस ऊतक में होता है? ठीक है, तो देखेंगे तो फैट जो स्टोर होता है एनिमल्स में, ये एडिपोसाइट टिश्यू जो है, इसको आप दूसरे नाम्स में जो है इसको लिपोसाइट्स भी बोला जाता है या फैट सेल्स इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो है एनर्जी के रूप में फैट जो है स्टोर होता है। ठीक, ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट होगा। अगला देखिए मानव आँख के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। तो पहला स्टेटमेंट है कि प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर आँख में प्रवेश करता है जिसे कॉर्निया कहा जाता है। तो आँख का कुछ स्ट्रक्चर अगर आप देखिएगा तो सर्च करके एक बार देख लीजिएगा, वहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे आउटर लेयर जो हमारी एक होती है ना, इधर आइरिस के ऊपर है ना, तो इसको कॉर्निया कहते हैं। तो यहाँ से हमारा जो है लाइट जो है एंटर होती है आँख में। फिर दूसरा है कि आइरिस आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। ठीक है, तो ऐसे जो इधर ब्लैक वाला पोर्शन देखते हैं आप है ना, आइरिस वाला, तो वो जो क्या करता है, हमारा जितनी भी लाइट आती है उसकी अमाउंट ऑफ लाइट को जो है कंट्रोल करता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारे आँख के संबंध में ठीक है, हम सी ऑप्शन को चूज कर लेते हैं। अगला देखिए निम्न में से कौन सुमेलित है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो कुछ बीमारियां हैं और कॉजेटिव एजेंट्स या जो है कह लीजिए बैक्टीरिया, फंगस या जिनसे वो होते हैं उनके नाम लिखे हैं। तो पायरिया है एंटमीबा जिंजीवेलिस, ये ठीक है, कॉजेटिव एजेंट का काम कर जाता है ये पायरिया के लिए, जो कि दांतों की बीमारी होती है। स्लीपिंग सिकनेस जो है ये ट्रिपेनोसोमा है ना, इसके कारण हो जाता है। फिर तीसरा है एथलीट फुट, इसके लिए लिखा है माइकोबैक्टीरियम लेप्री, ये गलत है। ठीक है, एथलीट फुट जो है जैसे कि बॉडी में रिंग वॉर्म्स हो जाते हैं ना, जो दाद बोलते हैं जिसको आप, तो ये डर्मेटोफाइट्स बोलते हैं इसको है ना, तो उसकी वजह से रिंग वॉर्म्स होते हैं। तो उन्हीं के जो है ये बेसिकली एक टाइप का फंगाई होता है। ठीक है, तो उसके ही कारण एथलीट फुट जो का एक रोग है ये हो जाता है। ठीक है, और मेन इसमें रीज़न यही होता है कि जो जैसे एथलीट्स वगैरह होते हैं तो उनके जो शूज़ होते हैं कुछ ऐसे वॉर्म हो या सॉक्स वगैरह कुछ जो है वेट हो जाते हैं, तो इन सब कंडीशंस में ये ग्रो कर जाता है। ठीक है, तो पेयर 1 और 2 जो है सिर्फ ये सुमेलित है। अगला देखिए परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी जो है बेसिकली एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया था अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, और एग्जैक्ट डेट की अगर हम बात करें तो ये 3 अगस्त 1954 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है इसको चूज करेंगे हम। निम्न में किसको विश्व की इस्पात राजधानी कहा जाता है? ठीक है, स्टील कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड देखेंगे तो यहाँ पे विद द मैक्सिमम प्रोडक्शन जो पिट्सबर्ग है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है ना, ये जाना जाता है स्टील कैपिटल ऑफ वर्ल्ड। ऑप्शन बी जो है इसको चुनेंगे। भारत के संदर्भ में देखें तो भिलाई को आप इस रूप में समझ सकते हैं। अगला देखिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण इसको हिंदी में बोला जाता है, इसका गठन कब किया गया है? ठीक, तो इसको स्थापित किया गया था वर्ष 2010 में। ठीक है, एक एनजीटी एक्ट बनाया गया था, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स एक्ट 2010, उसके द्वारा इसको स्थापित किया गया है। अगला देखिए भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? ठीक है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट की बात हो रही है। तो इन्वायरमेंटल एक्ट जो ये बनाया गया था ये 1986 में इसको पास किया गया था। ऑप्शन ए।
अगला देखिए, भारत में सहायक संधि पर सबसे पहले हस्ताक्षर इनमें से किसने किया था, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स जब रूल कर रहे थे तो यहाँ पे लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा जो है सब्सिडरी अलायंस का कॉन्सेप्ट जो है लाया गया। और इसमें देखेंगे तो इस ट्रीटी पे सबसे पहले जो एक वेल फ्रेम कह सकते हैं स्ट्रक्चर पे साइन करने वाले जो हैदराबाद के उस समय के निज़ाम थे वो थे, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है हम इसको चुन लेंगे। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा एक वलित पर्वत नहीं है, ठीक है। फोल्ड माउंटेन का एग्जांपल अगर हम देखेंगे तो इसमें वॉसगेस जो है ये नहीं होगा, ये क्या है, ब्लॉक माउंटेन का एग्जांपल है, ठीक है। इधर यूरोप में जो फ्रांस का एरिया है यहाँ पे स्थित है, ठीक है। तो ऑप्शन बी को हम चुन लेते हैं। अगला देखिए, अंगमाली अजुथा सबरी रेल परियोजना का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा, ठीक है। तो ये लगभग 111 किलोमीटर के आसपास की रेलवे लाइन है जो ये केरला में स्थित है ना। सबरीमाला टेम्पल वगैरह के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो वहीं से संबंधित एक रेलवे परियोजना है जो काफ़ी पहले से इसका एक MOU साइन हो रखा था, लेकिन अभी इसका कंस्ट्रक्शन जो है किन्हीं कारणों से नहीं हो पाया था। तो उसी के बारे में यहाँ पूछा जा रहा है आपसे। अगला देखें, मंत्रिमंडल ने किस मिसाइल प्रणाली के निर्यात को मंजूरी दी है और निर्यातों की त्वरित मंजूरी के लिए एक समिति गठित की है। इस मिसाइल का 96% से अधिक स्वदेशीकरण किया गया है, ठीक है। तो ये सारे के सारे कथन जो हैं हमारे मिसाइल आकाश के बारे में कहे जा रहे हैं। इसके जो है एक्सपोर्ट के लिए अभी जो है यहाँ पे अप्रूवल दिया गया था कैबिनेट के द्वारा। और ये बेसिकली एक हमारी आकाश जो है एक मिड रेंज जो है सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है जो DRDO के द्वारा बनाया गया है। और इसमें देखेंगे तो मोर देन 96% जो इसका है इंडिजिनाइजेशन हो चुका है, हमारे स्वनिर्मित वस्तुएं और उन चीज़ों से मिला करके इसको बनाया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो था ये करेक्ट है। अगला देखिए, भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक यानी कि कैलीग्राफर कौन थे, ठीक है। तो चूंकि जब संविधान बना था तो उस समय प्रिंटिंग वगैरह इतनी आधुनिक तकनीकियाँ नहीं थी, ठीक है। तो यहाँ पे इसका काम जो है हस्तलिखित यानी कि एक सुलेख के रूप में किया गया था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी के द्वारा, ठीक है। इन्होंने जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट है उसको एक जो है इटैलिक स्टाइल में लिखा था, ठीक है। तो बी ऑप्शन जो है इसको चुन लेंगे। अगला देखिए, भारत के राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति निम्न में से किस देश के संविधान से ली गई विशेषता है, ठीक है। तो हमारे संविधान में आपको पता ही होगा कि कुछ जो चीज़ें हैं हमने कई देशों के संविधान से एक तरीके से बोरो की हैं। तो जो मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट है, चूंकि ये इनडायरेक्ट इलेक्शन एक होता है ना, जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम और ये पूरा एक जो सिस्टम होता है इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। तो उसके माध्यम से ये होता है। तो ये हमने लिया था आयरलैंड से, ठीक है, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। साथ ही साथ इसके जो नॉमिनेशन होते हैं राज्यसभा में DPSPs के जो कॉन्सेप्ट हैं ये हमने आयरलैंड से लिए हैं, ठीक है। और जैसे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो आपके प्रावधान हैं, जैसे कि आर्टिकल 54 में क्या है, ये यही जो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट है ये चीज़ें यहाँ पे मेंशन आपको मिलेंगी, है ना। 55 नंबर जो आर्टिकल है वहाँ पे मैनर क्या होगा इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट का ये दिया हुआ है। 56 में टर्म ऑफ ऑफिस की बात की गई है। 57 में एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन जो है प्रेसिडेंट की, है ना। 58 में क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, है ना, इलेक्शन के लिए प्रेसिडेंट के लिए। तो ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला देखिए, खरवार जनजाति किस धर्म को मानते हैं, ठीक है। तो ट्राइब्स जो कुछ होती हैं तो उनके कुछ विशेष प्रावधान एग्जाम में पूछे जाते रहे। तो खरवार ट्राइब की अगर हम बात करें तो ये हिंदू धर्म को मानती हैं, ठीक है। स्पेशली अपने आप को ये जो है क्षत्रिय की संज्ञा देते हैं, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। और अगर हम बात करें इनके लोकेशन की तो जैसे बिहार, छत्तीसगढ़, है ना, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश के ये क्षेत्रों में पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश स्पेशली की बात करें अगर तो जैसे ये मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, देवरिया, चंदौली, गाजीपुर के जो एरियाज़ हैं, है ना, यहाँ पे इनकी लोकेशन मिलती है, ठीक। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा। अगला देखें, केंद्र सरकार ने बीमा में FDI की सीमा 49% से बढ़ाकर कितना कर दिया है, ठीक है। तो जो हमारा इंश्योरेंस का सेक्टर है उसमें जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की लिमिट है, पहले ये 49% थी। जो है बजट सेशन 2021 का जो हुआ उसके बाद से यहाँ पे जो है ये लॉज वगैरह बना करके अब हमें जो है इन्वेस्टमेंट लिमिट जो है FDI की 74% कर दी गई है इंश्योरेंस के सेक्टर में, ठीक। डिफेंस सेक्टर में कितने % है, ज़रा कमेंट करके बताइए। तो अगला देखिए, कौंडिन्य वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में स्थित है, ठीक है। तो ये है आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, साथ के साथ ये एलिफेंट रिजर्व भी है। अगला देखिए, इंस्पिरेशन 4 मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया है, ठीक है।
तो यहाँ पे सितंबर 2021 में ये जो है इंस्पिरेशन 4 मिशन जो है एक ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन था। इसको स्पेस एक्स जो है ये एलॉन मस्क वाली इन्होंने लॉन्च किया था। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला देखें, इंद्रधनुष के बारे में हमें निम्न कथनों पे से सही कथन चुनना है। ठीक है, तो इंद्रधनुष जो है हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। तो ये कथन हमारा बिल्कुल ठीक है। बारिश के मौसम में देखते होंगे कि जब आप ऐसे रेन शावर्स होते हैं, ठीक है, तो उसमें इंद्रधनुष का निर्माण होता है। इसमें जो मतलब हर एक ड्रॉपलेट जो होती है रेन की, वो एज अ स्मॉल प्रिज्म की भांति कार्य करती है और यहाँ पे इंद्रधनुष का निर्माण होता है। ठीक है, तो सूर्य के विपरीत दिशा में होता है। दूसरा है कि इंद्रधनुष का निर्माण अपवर्तन, फैलाव और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा होता है। मतलब कि जो इंद्रधनुष का निर्माण होता है, इसमें हमारे जो लाइट के फिनोमिना होते हैं, जो डिस्पर्जन है ना, रिफ्रैक्शन और जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होते हैं, ये सब शामिल होते हैं। इनकी वजह से इंद्रधनुष का निर्माण होता है। तो दोनों ही ठीक हैं, सी ऑप्शन को चुन लेंगे। अगला है कि हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 किसने जीती है। ठीक है, तो ये डोमेस्टिक क्रिकेट का T20 फॉर्मेट का एक आयोजन है क्रिकेट का, और ये वाला ट्रॉफी जीता है तमिलनाडु की टीम ने, है ना, बी ऑप्शन। अगला देखिए, गन्ने में किसके छिड़काव द्वारा तने की लंबाई में वृद्धि की जाती है। ठीक है, तो जैसे कि जो गन्ने की लंबाई छोटी है मान लीजिए, तो वहाँ पे प्लांट हार्मोन जो हमारा होता है जिब्रेलिन, है ना, इसका छिड़काव करने से इनकी जो ये तने की लंबाई है वो बढ़ती है। ठीक, तो ऑप्शन बी को हम चुनेंगे। अगला देखिए, प्रतिध्वनि की उत्पत्ति इनमें से किसके कारण होती है। ठीक है, तो प्रतिध्वनि यानी कि एको की बात हो रही है। ठीक, साउंड का जो एक फिनोमिना होता है, ध्वनि के परावर्तन के कारण यानी कि रिफ्लेक्शन के कारण जो है एको का जो कह लीजिए आपको सुनाई देता है। जैसे मान लीजिए कि आप किसी पहाड़ों के एरिया में खड़े हैं, ठीक है, तो आप जैसे कोई साउंड ऐसे चिल्लाते हैं, तो मान लीजिए कोई वहाँ पे कुछ दूरी पे एक हाई टावर है, तो उससे जाएगा रिफ्लेक्ट होकर जो साउंड लौट के आएगा, है ना, तो वो क्या है, आपको जो प्रतिध्वनि सुनाई दे रही है वो एको है। ठीक, और एको का एक कॉन्सेप्ट ये भी पूछा गया आपसे पहले कि जो है एको सुनने के लिए मिनिमम डिस्टेंस ऑब्जर्वर और रिफ्लेक्टर के बीच में कितनी होनी चाहिए, तो वो लगभग जो है वैसे तो 16.6 मीटर के आसपास होता है, लेकिन इसको ओवरऑल 17 मीटर्स मान लिया जाता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो है एक ये भी कॉन्सेप्ट होता है कि रिफ्लेक्शन तो होता ही है, रात के समय जो है रिफ्रैक्शन की घटना के कारण जो साउंड दिन में आप जैसे थोड़े समय के लिए मान लीजिए 2 सेकंड के लिए सुन रहे हैं, तो रात में ये वही साउंड जो है अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो वो एको काफ़ी देर तक जो है सुनाई देता है। तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन भी शामिल हो जाता है, इसको भी ध्यान रख सकते हैं आप। ठीक, ऑप्शन ए हमारा जो है ये करेक्ट था। अगला है, संविधान सभा की आखिरी बैठक कब हुई थी। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है यहाँ पे लगभग आखिरी बैठक से पहले 11 बार जो है मिल चुकी थी। ठीक है, 11 सिटिंग्स हुई थी इसकी, और आखिरी बैठक जो है 24 जनवरी 1950 को हुई, जब इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे 284, इन्होंने अपने सिग्नेचर इस पे किए थे। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट होगा। अगला देखिए, 1947 में बनी कैबिनेट में राजकुमारी अमृत कौर जो थी, इनमें से कौन सी मिनिस्टर बनाई गई थी। ठीक है, तो इंडिपेंडेंस के बाद देखेंगे जो काउंसिल फॉर्म हुई, तो इसमें राजकुमारी अमृत कौर जी जो है हेल्थ मिनिस्टर थे, ऑप्शन सी। अगला है, गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत कितने राज्य आते हैं। ठीक है, तो जैसे भारत में कुछ ऐसे हाई कोर्ट्स हैं कि जिनके अंतर्गत 2 या 2 से अधिक राज्यों का जो जुरिस्डिक्शन आता है, तो असम का जो हाई कोर्ट है गुवाहाटी हाई कोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का जो है जुरिस्डिक्शन इस हाई कोर्ट के अंतर्गत है। ठीक, तो 4 ऑप्शन जो है इसको हम चुनेंगे। अगला है, लोकसभा में बहुमत हासिल करने के लिए किसी भी दल के पास कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मेजॉरिटी में आने के लिए गवर्नमेंट को इसमें जो है मोर देन 50% ऑफ मेंबर्स की संख्या होनी चाहिए। तो लोकसभा में हम देखेंगे तो ये संख्या होती है हमारी 272, इसको मैजिकल नंबर भी कहा जाता है। ठीक है, एक टर्म कभी कभी यूज़ होता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट होगा। अगला है, राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। ठीक है, तो राज्यसभा की अगर हम बात करें तो इसमें जो है प्रावधान है कि 250 मेंबर्स जो है मैक्सिमम इसमें हो सकते हैं। ठीक है, जिसमें से कि 238 मेंबर जो है रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट्स और यूनियन टेरेटरीज को, और 12 मेंबर जो होते हैं वो नॉमिनेट होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, तो अब देखेंगे निर्वाचित सदस्यों की इलेक्टेड मेंबर्स की बात हो रही थी, तो 238 हो जाएगा आंसर।
अगला देखें कि भारत के सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या कितनी है, ठीक है। तो अभी देखेंगे तो पिछले वर्ष तक हमारे सुप्रीम कोर्ट में विथ चीफ जस्टिस है ना, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस 31 मेंबर्स होते थे, ठीक है। तो 3 जजेस की संख्या और बढ़ा दी गई है, अब हमें चीफ जस्टिस के साथ टोटल 34 मेंबर हमारे सुप्रीम कोर्ट में यानी कि जजेस हैं, इनकी संख्या है। तो बी ऑप्शन को चुनेंगे। वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो हमारे पास अभी टोटल 25 जो है हाई कोर्ट्स हैं। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जिसमें अभी हमने ऊपर देखा था कि जो गुवाहाटी हाई कोर्ट है उनका जुरिस्डिक्शन कहाँ का था, तो ऐसे कुछ कुछ हाई कोर्ट्स के 2 से या 2 से ज़्यादा राज्यों में जुरिस्डिक्शन है, ठीक है। तो और वहीं बात करें सबसे लेटेस्ट वाला जो है तो ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के जो हाई कोर्ट है बाइफरकेट करके इनको लेटेस्ट में जो है 2019 में इस्टेब्लिश किया गया। और वहीं बात करें सबसे ओल्डेस्ट की तो जो कलकत्ता हाई कोर्ट है ना, वो तब से बना हुआ है ब्रिटिशर्स के टाइम से। अगला देखिए, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण कानून कब पारित हुआ, ठीक है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की बात हो रही है ना, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, ये पास हुआ था वर्ष 2005 में। अगला है भौगोलिक संकेतक, यानी कि जो जीआई टैग मिलता है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन किसी प्रोडक्ट को, तो इनका पंजीकरण जो है कितने वर्ष के लिए मान्य होता है। तो एक बार जैसे भारत में किसी भी प्रोडक्ट को जीआई टैग मिलता है तो ये जो है रजिस्ट्रेशन 10 वर्षों के लिए मान्य होता है, बाद में इसको जो है रिन्यू भी किया जा सकता है फॉर द टाइम टू टाइम। ऑप्शन सी को चुनेंगे। अगला है 2004-5 के दौरान जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला भारतीय उत्पाद इनमें से क्या था, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट प्रोडक्ट जिसको जीआई टैग मिला है भारत में वो है दार्जिलिंग टी, है ना, ऑप्शन ए। अगला है कतरनी चावल किस राज्य का जीआई टैग है, ठीक है। तो कतरनी राइस और जर्दालू आम और एक और मगही पान, है ना, ये बिहार के जो प्रोडक्ट्स हैं इनको 2018 में जीआई टैग प्रदान किया गया था। सी ऑप्शन को चुनेंगे। अगला है कंधमाल हल्दी किस राज्य का जीआई टैग है, ठीक है। तो टर्मरिक की एक ये जो वैरायटी है कंधमाल हल्दी उड़ीसा की है, इसको 2019 में मिला है जीआई टैग। अगला देखिए, भारत में जीएसटी कब लागू किया गया। जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का एक हमारा अमेंडमेंट हुआ, तो ये इम्प्लीमेंट हुआ था जो है 1 जुलाई 2017 मिडनाइट से, है ना, रात के 12 बजे संसद का जो सेंट्रल हॉल है वहाँ पर इसका जो फंक्शन आयोजित करके इसको तब से जो है आयोजित माना गया है। ऑप्शन डी करेक्ट है। जीएसटी के लिए कौन सा संविधान संशोधन बिल 2014 में संसद में प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। तो ये बिल नंबर भी पूछ लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कौन सा था जीएसटी का, तो ये 122वां जो बिल है ये इसका नंबर था, ठीक है। ऑप्शन ए को चुनेंगे। अगला देखिए, भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव इसमें से किस समिति ने दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ष 2005 में विजय केलकर कमेटी जो है इनके द्वारा सुझाव दिया गया, है ना। और इसके साथ साथ जो 12th फाइनेंस कमीशन था, है ना, उसमें भी ये सुझाव है जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन का, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अगला देखें, जीएसटी लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा था, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो इसको रेटिफाई भी किया गया है जो है राज्यों के द्वारा। तो सबसे फर्स्ट स्टेट जो हुआ इसको रेटिफाई करने में तो ये था असम, ठीक है। अगस्त 2016 में फर्स्ट स्टेट ये बना जिसने जीएसटी को रेटिफाई किया है। और इसी में देखेंगे तो सेकंड और थर्ड स्टेट की अगर हम बात करें तो इसमें सेकंड था बिहार और थर्ड था झारखंड, है ना। तो इनको भी ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, जीएसटी परिषद की स्थापना कब की गई थी, ठीक है। तो एक जीएसटी काउंसिल का भी जो है गठन किया गया है, हमारा जो ये 101st अमेंडमेंट किया गया जीएसटी वाला, है ना। तो एक अनुच्छेद ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में 279A, ठीक है। तो इसमें ये लिखा गया था कि जो है इस आर्टिकल के कमेंसमेंट के विदिन 60 डेज जो है हमारा जीएसटी काउंसिल का जो है फॉर्मेशन कर दिया जाए। तो यहाँ पे देखेंगे तो सितंबर 2016 से जो हमारा ये जीएसटी काउंसिल है ये अस्तित्व में है, ठीक है। ऑप्शन ए। एक बार विस्तृत प्रावधान जितने भी है जीएसटी से संबंधित पढ़ लीजिएगा एक बार। अब इसी में पूछा जा रहा है कि जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, ठीक है। तो जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता की जाती है फाइनेंस मिनिस्टर जो तत्कालीन होते हैं उनके द्वारा। और इस काउंसिल की मीटिंग में जो है आपका ये जो टैक्सेस वगैरह हैं उनके जो स्लैब्स हैं, है ना, इन सब का क्या ऊपर नीचे करना है, इन सब से संबंधित डिसीजन वगैरह यहाँ पे लिए जाते हैं। अगला देखें कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कैदियों के लिए व्यक्तिगत ऋण प्रदान करने की योजना एक लॉन्च की है, ठीक है। तो जो प्रिजनर्स हैं उनके लिए एक पर्सनल लोन की स्कीम लेकर के आए हैं स्टेट ऑफ महाराष्ट्र।
हाल ही में इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी 2022 दिवस किस दिन मनाया गया? ठीक है, तो जो है ये इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे जो है इसको प्रतिवर्ष यहाँ पे 31 मार्च को जो है ऑब्जर्व करते हैं, और पर्पज़ इसका बेसिकली यही है कि जो ट्रांसजेंडर समुदाय है इनके जो अगेंस्ट जो डिस्क्रिमिनेशन होता है इतने दिनों से, तो उन सब के लिए वर्ल्ड वाइड अवेयरनेस फैलाना इनके संवर्धन के लिए, है ना, और इनके जो कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी में उन सबको जो है सेलिब्रेट करने के लिए डे जो है ऑब्जर्व किया जाता है, इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी। हाल ही में किस देश के प्रसिद्ध फुटबॉलर मिगुएल वैन डेम का निधन हो गया है? ठीक है, तो ये फेमस फुटबॉलर रहे बेल्जियम के, है ना, बी ऑप्शन। अगला देखिए, हाल ही में जारी डफ एंड फेल्प्स एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो इनकी सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2021 में भारत में सबसे अधिक वैल्यूएबल सेलिब्रिटी कौन है? ठीक है, तो मोस्ट वैल्यूएबल सेलिब्रिटी की अगर हम बात करें भारत में ओवरऑल, तो फर्स्ट पोजीशन में 2021 में जो है लगातार 5वीं बार ये विराट कोहली रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट प्लेस पे, सेकंड पे जो है रणवीर सिंह थे, और थर्ड पे अक्षय कुमार, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन बी को चुनेंगे हम। अब इसी सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में सबसे अधिक वैल्यूएबल सेलिब्रिटी महिला कौन है? ठीक है, तो इसमें जो है चौथे नंबर पे थी इस ओवरऑल लिस्ट में आलिया भट्ट। ठीक है, तो महिलाओं में देखेंगे तो पहला स्थान इन्हीं का हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन ए को चुन लेंगे हम। ठीक है, तो इसी प्रश्न के साथ ये वीडियो भी समाप्त करेंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे। नमस्कार, जय हिंद।